तकरीबन 2 घंटे मुझे यहाँ होने को आए थे। मैं बार बार बेताबी से अपने हाथ पर बंधी घड़ी की सुइयों का जायजा लेता और दोबारा मेरी नजरें समुंदर के पुरशोर लहरों पर मुहित हो जाती। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद उम्मीद की किरण अंधेरे में उस टार्च की रोशनी बनकर उभरी जो एक स्टेमर से जो साहिल से आ लगा था चमकी थी। यह स्टेमर सिर्फ इस लिहाज से था कि उसमें एक इंजन फिट था, वरना तो किश्ती ही थी। और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वालों ने उसका इंजन कुछ फासले पर बंद कर दिया था और वो उसे चप्पुओं और लहरों की मदद से यहाँ तक लाए थे। टार्च की सबज रोशनी 3 बार वक्फे से जलकर बुझी थी। जवाब में मैं धड़कते दिल से अपनी जगह से बाहर निकला और साहिल पर पहुंचकर जवाब में वही सिग्नल दोहराया। सिग्नल मौसूल करते ही मैंने स्टेमर को किनारे की तरफ बढ़ते देखा। मैं वहीं साहिल समुंदर पर जमीन से चिपका आने वाले वाकयात का मुंतज़िर था। अंधेरे में एक साए को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देखा। मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। नौवारद ने यह एहसास होते ही कि वो मेरे करीब पहुंच चुका है तेज सरगोशी में कोड वर्ड दोहराया। जवाब में मैंने भी जमीन से उठते हुए उसे मखसूस जवाब दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन मेरी तरह उसने भी अपना चेहरा कुछ इस तरह छुपा रखा था कि सिवाय हमारी आंखों या माथे के कुछ हिस्से के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मर्तबा फिर हमने कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुतमईन होते ही आने वालों ने अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक सर बमोहर लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा वसूल करते ही उसे अपनी जैकेट में महफूज कर दिया। अभी बमुश्किल हमने ये अमल मुकम्मल किया था कि फिजा में अचानक बोट्स के इंजनों की जोरदार आवाज़ गूंज उठी। उसके साथ ही समुंदर में उस जगह से कुछ फासले पर खड़े जहाज की ओर से 2 तेज रफ्तार बोट्स बिजली की सी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ती नजर आईं। खुदा हाफिज, मैंने अपने साथी की पीठ पर थपकी दी। गुड लक, उसने भी जवाब में वही अमल दोहराया। उसके साथ ही मैं अंधेरे में रेंग गया। अभी बमुश्किल चंद गज ही भाग पाया था कि मेरे अकब में नेवी की गश्ती गन बोट पर नस्ब एम्पलीफायर से हाल्ट की आवाज़ गूंजी। उसके साथ ही मेरे ताक़ुब में सर्च लाइट की तेज़ रोशनियां भी लपकीं। हाल्ट की गूंजदार आवाज़ों का गला फायरिंग की रेट से टूटा। मेरे दोस्त शायद साहिल पर पोजीशन लेकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इस तरह असल में वो मुझे यहाँ से निकल जाने का मौका फराहम कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही अगर मैं भागता भागता ज़मीन बोस न हो जाता तो गन बोट्स की ताकतवर मशीन गनों से मेरे ताक़ुब में आने वाली गोलियां मुझे चाट जाती। मैंने इन्हीं साहिलों झाड़ियों में छलांग लगाई थी जिनमें कुछ देर पहले मैं छुपा था। अंधेरे में सुर्ख शोले एक कतार की सूरत में सर से कुछ ऊपर दाएं बाएं से गुजरते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल अपनी तेज तरीन धड़कनों के साथ जाने कैसे अभी तक मेरे पहलू में मौजूद था। कानों में फायरिंग की जोरदार आवाज़ों से ज़्यादा शूं शूं और शाई शाई गूंज रही थी, जो अमूमन ऐसे माहौल में दिलो दिमाग को घेर लेती है। हथेलियाँ पसीने में भीग रही थीं, लेकिन ये सारी वक्ती कैफियत थी जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए मुझ पर तारी हुई। और जब चंद सेकंड बाद मेरा जहन बेदार हुआ तो सब कुछ खिलाओं में खो गया। अब मैं था और मेरी जुलानियाँ, मेरी शरियानों में अंगारे तड़पने लगे थे। खतरे के एहसास ने सारी तवानाइयाँ मुजतमे करके मुझ में समो दी थीं। मेरी आंखें आग उगलने लगीं और जिस्म में ऐसी फुर्ती समा गई कि जैसे हमले के वक्त चीते में समा जाती है। झाड़ियों की ओट में लड़कता, करवटें बदलता, उठ उठ कर बैठता और बैठ बैठ कर उठता, मैं बमुश्किल 3-4 मिनट के बाद उनकी रेंज से निकल चुका था, या कम अज कम इस पोजीशन में आ गया था कि उठकर तेज रफ्तारी से भाग सकूं। और अगले चंद मिनटों में मैं दीवानावार अपने जहन में हिफ्ज़ शुदा एक सिमत का तयन करके भाग रहा था। इस असना में कुछ साए भी मुझे अपने दाएं बाएं भागते दिखाई दे रहे थे। ये वही दोस्त थे जो अपना स्टेमर पीछे छोड़ आए थे। मेरी समात भागते भागते एक जोरदार धमाके की आवाज़ से लर्जी और मैं लड़खनियाँ खाकर गिर पड़ा। ये उस टाइम बम का करिश्मा था जो मेरे हमराहियों ने अपने स्टेमर में नस्ब कर रखा था। ऐसे टाइम बम घेरे में आ जाने की सूरत में स्मगलर अपनी लांचों और स्टेमर से भागते भागते उनमें नस्ब कर दिया करते हैं।
تاکہ بحریہ یا پولیس کو ان کے خلاف کوئی شواہد ہاتھ نہ آ سکے۔ ان لمحوں میں جب کوئی اچانک گھیرے میں آ جائے عموماً ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ہر شخص سوائے اپنی جان بچانے کے اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں اپنے حواس قائم رکھنا اور بم نصب کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ایسے جان بازی کے مظاہرے کلکتہ کے ساحلوں پر سمگلروں کے ہاتھوں انجام پا جاتے ہیں، جبکہ میرے ساتھی بہرحال ان سے افضل تھے۔ میں سنبھل کر اٹھا اور دوبارہ اسی سمت میں بھاگنے لگا۔ زوردار دھماکے کی آواز نے مشین گنوں کی چیخم تاڑ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دی تھی۔ اس مرتبہ جب دوبارہ انہوں نے چلانا شروع کیا تو ان کی آواز میں وہ پہلے والا غیظ و غضب نہ تھا۔ مدم پڑھتے پڑھتے قریباً 10 منٹ کے بعد ہی ان پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن میری رفتار میں ابھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اسی تیزی سے دوڑ رہا تھا جس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ قریباً 20 منٹ تک دوڑنے کے بعد میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا اور میں بری طرح ہانپنے لگا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی، لیکن رکا نہیں۔ میں نے اب بھاگنے کی بجائے چلنا شروع کر دیا تھا اور اس سڑک تک آ پہنچا تھا جو شہر کی طرف جا رہی تھی۔ قریباً 5 منٹ کے بعد میری بے قابو سانسیں سکون آشنا ہوئیں۔ سڑک کے کنارے سے ہٹ کر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر جو میرا مقصود تھا، میں نے اس لفافے کو ڈیڈ ڈراپ کر دیا۔ امانت کو محفوظ طریقے سے منتقل کر دینے کے بعد میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کلکتہ دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے، اس سنے سنائے فکرے کی آج عملی تفسیر دیکھنے کو ملی۔ حالانکہ وہ سڑک جس سے میں گزر رہا تھا اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، پھر بھی ہر 8ویں 10ویں منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سواری اس پر سے گزر رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو سر شام ہی ساحلی علاقوں میں بنی کلب نما تفریح گاہوں کا رخ کرتے اور رات کے دوسرے پہر جب شراب اور شباب کی تباہ کاریوں سے نڈال ہو جاتے تو اپنی اپنی کمین گاہوں کو واپس پلٹتے۔ ان میں زیادہ تعداد بدقماش اور سمگلر ٹائپ لوگوں کی ہوتی تھی۔ مجھے پیدل چلتے اب 1.5-2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور شہر ابھی خاصا دور تھا۔ اب سڑکوں پر پیدل لوگ بھی ٹکرانے لگے تھے، کیونکہ میں اس علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں عموماً ملاحوں کے لیے شراب خانے بنے ہوئے تھے۔ ایک بار کے سامنے جا کر میں ٹھہر گیا۔ باہر لٹکے نیون سائن سے یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی شریفانہ قسم کی بار ہے، لیکن اندر گھستے ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں یہاں محض اس لیے آ گیا تھا کہ چند منٹ بعد جب باہر نکلوں تو میرے پاس پوچھ گچھ کا جواز موجود ہوگا، لیکن اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ یہ بار کسی دادا کی زد میں آئی ہوئی تھی اور اس کے گرگے مختلف کونوں میں ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ قریباً ہر دوسری میز پر جوا ہو رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی کچھ پریشان سا ہو گیا اور چاروں طرف خواہ چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ داخلے سے پہلے میں نے اپنی وضاحت مقامی لفنگو جیسی بنا لی تھی۔ میرا گریبان سامنے سے کھلا تھا اور گلے میں ایک سرخ رنگ کا رومال بندھا تھا۔ ایسے حلیے میں ہی ایسی جگہوں پر جایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بھول مجھ سے ہو گئی جو میرا ذہن اس بات کی طرف نہ گیا کہ اس بار میں مقامی دادا کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، جن کے لیے میں یقیناً اجنبی تھا، اور کسی اجنبی گرگے کا کسی مقامی دادا کی حدود میں گھس آنا ایسی خطرناک سرحدی خلاف ورزی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابے کیا دیکھتا ہے؟ میری گدی پر پڑنے والے زوردار ہاتھ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بابا، پردیسی آدمی ہے، ادھر سالہ ایسے ہی آ گیا۔ میں نے اپنی خفت مٹاتے اور قریباً ڈرتے ہوئے اسے موٹے تازے کری اس شکل شخص سے کہا جو میرا مخاطب تھا، کیا بکتا ہے؟ دادا کو گالی دیا ہے سالہ؟ شراب کے نشے سے دھت ایک غنڈے نے لڑکھڑاتے ہوئے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا، کیونکہ آنے والے کے ہاتھ میں وہ مخصوص چابک نظر آ رہا تھا جو مقامی بدماشوں کا ترائے امتیاز ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب چابک لہراتا ہوا پہنچا، میری دائیں ٹانگ اوپر اٹھی، کچھ تو اس کی ڈگمگاہٹ اور اوپر سے میری زوردار لات جس نے کن پٹی پر لگتے ہی اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور وہ چابک سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔
बार में मौजूद बाकी लोग इस दौरान सांस रोके हम पर टिकटिकी जमाए बैठे रहे। उसके गुर्गे गिरते ही कलकत्ता के बदमाशों के पास मौजूद एक खास वज़ाकता के चाकू की कड़कड़ाहट गूंजी और दूसरे ही लम्हे कोने वाली मेजों से दो गुंडे उठकर खतरनाक इरादे से मेरी सिमत बढ़ने लगे। मामला दो ही गुंडों का होता तो मेरे लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो कदम कदम पर खतरात मौजूद थे। मैंने फुर्ती से पिस्तौल निकालते हुए उन्हें ललकारा। आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। आपने पहलू में खड़े मोटे को मैंने बेखबरी में इतनी जोरदार लात रसीद कर दी कि वो लड़खड़ाता हुआ सामने रखी मेज से टकरा गया। इस असना में मैं दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैंने एक फायर बड़े से बल्ब पर किया और मेन स्विच ऑफ करके फुर्ती से बाहर निकल गया। मेरे पीछे चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरा रुख बार के एक कोने में खड़ी टैक्सी की तरफ था, जिसके दरवाजे से टेक लगाए एक मरियल सा ड्राइवर किसी सवारी का मुंतजिर था। बंगलाबासी, मैंने उसके करीब पहुंचते ही कहा। उधर नहीं जाने का साहब, उसने बड़ी नखुवत से जवाब दिया। क्या बकता, चलो। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ लहराते हुए उसे दो चार गालियां बक दी। चलेगा साहब, चलेगा, उसने खौफ से थरथराते हुए जवाब दिया। दूसरे ही लम्हे हम दोनों अंदर थे। खैरियत गुजरी, गाड़ी का इंजन ठीक ठाक था और पहले ही एगेशन पर स्टार्ट हो गई। जिस वक्त ड्राइवर ने गियर बदला तो बार के दरवाजे से एक तूफान बदतमीजी जोरदार आवाज में गालियां देता नमूदार हो रहा था। खुशकिस्मती से वहां कोई सवारी नहीं थी। वरना मुझे यूं बचकर कोई न जाने देता। तेज चलो तेज, मैं पिछली सीट से ड्राइवर को धमकाता रहा। वो पूरी रफ्तार से टैक्सी भगा रहा था। पुलिस की किसी गश्ती जीप से टकराव का किसी भी वक्त अमकान था। गुंडों के ताक़ुब का खतरा भी मौजूद था। एक आबादी के नजदीक पहुंचकर मैंने टैक्सी रोकने का हुक्म दिया। उसकी तवक्को से बढ़कर नोट उसकी तरफ फेंके और उसे फौरन टैक्सी वहां से भगा ले जाने को कहा। ड्राइवर कभी तो नोटों की तरफ देखता था, कभी हैरानगी से मेरी तरफ। उसे मुझसे ऐसे सलूक की तवक्को हरगिज न थी। शुक्रिया साहब कहकर उसने टैक्सी भगा दी। मैं बजाय आबादी में घुसने के उसकी मुखालिफ सिमत में चलने लगा। रात गुजारना मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। पुलिस की नज़रों से छुप छुपा कर किसी न किसी तरह मैंने वो रात बसर की और दोपहर के नज़दीक अपने शरीफाना हुलिये में वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अशोक की बजाय यहाँ एक और शक्ल ने मेरा इस्तकबाल किया। ये थी सजाता। कहाँ रह गए थे, उसने छुटते ही पूछा। इस बात का जवाब देना क्या ज़रूरी है, मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। हाँ, और इसलिए कि हम अपने कामरेड के मुतल्लिक जानने का हक रखते हैं। मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने मुझे प्राइवेट लाइफ के मुतल्लिक भी रोज़नामचा दर्ज करवाने को नहीं कहा। मिस्टर प्रकाश, आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मिस सजाता, आप मेरे फट्टे में खामखा टांग अड़ा रही हैं, मैंने दोबारा जवाब दिया। चंद लम्हों तक वो टिक टिकी बांधे मुझे घूरती रही। मैं भी हुनको की तरह मुंह फैलाए खड़ा रहा। ठीक है, अभी नए आए हो, जल्द ही तुम्हें इल्म हो जाएगा कि सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए। मुझे इस बात से इनकार कब है कामरेड, आप मुझे तहरीक से मुतल्लिक कोई भी हुक्म दें, मैं तामील करूंगा, मैंने एक पलंग पर बैठते हुए कहा। सजाता के साथ ऐसा सलूक शायद आज तक किसी ने नहीं किया था। वो बिगड़ी हुई रईसज़ादी थी, घर में भी उसे हाकिम की हैसियत थी और यहाँ भी। मेरा मगरूर किस्म का रवैया और मारदार से मुतल्लिक पहले से तरबियत याफ्ता होने ने उसे बहरहाल कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। कामरेड, बुरा मत मानना, उसने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऑल राइट, मैंने कंधे झटकते हुए जवाब दिया। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर वो कमरे से मुहलकार रसोई में चली गई। 3 दिन तक यही मामूलात रहे। दिन को लेक्चर हजम करना पड़ते और रात को वहीं ठाई ठाई और दूसरी तकरीबकारी की ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट से अपनी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार मैंने उनके सामने पहली मुलाकात ही में कर दिया था और दौरान तरबियत उनके कहने पर 3-4 मरतबा उसका अमली मुजाहरा भी किया था।
سجادہ کے رویے میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام اور محبت کے ملے جلے جذبات موجزن دیکھے تھے۔ وہ دوسروں کو تو اسی لہجے میں مخاطب کرتی تھی جس کی وہ عادی تھی، لیکن میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ سنجیدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔